नमस्कार दोस्तों। आज का जो पूरा टॉपिक है वो एक थीम पर बेस्ड है, स्वस्थ भारत के लिए जल और स्वच्छता। यानी यदि भारत को स्वस्थ बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो इसके लिए वाटर और जो सैनिटेशन है, क्लीनलीनेस है, उसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझ लें कि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी किस प्रकार से है। तो यदि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, चाहे स्टेट पीसीएस चाहे आईएएस का सिलेबस देखेंगे, तो उसमें जो निबंध वाला पेपर होता है, उसमें लैंगिक मुद्दे या साफ़ सफाई, जल, इससे संबंधित टॉपिक से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जीएस पेपर 1 में आएंगे तो इसमें सोसाइटी एक पूरा विषय आता है, जिसमें नारी से संबंधित मुद्दे या सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। जीएस पेपर 2 में जो सरकारी योजनाएं या नीतियां जो होती हैं, उससे रिलेट करके हम देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 में बाकायदे स्वास्थ्य और शिक्षा, इस प्रकार की बातें उसमें कही गई हैं। यानी सैनिटेशन की बात है या कहें स्वास्थ्य, तो उसमें सीधा सीधा लिखा ही हुआ है। तो स्वच्छता जो है वो स्वास्थ्य से सीधा सीधा संबंध रखता ही है। और जल से संबंधित 2021 या 2020 के मेंस वाले पेपर में यदि देखेंगे तो 2-3 प्रश्न आए थे जो कि सीधा सीधा जल संरक्षण से संबंधित था। तो इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी ये है कि इन सभी परीक्षाओं में या पेपर्स में ये सहयोगी हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल और साथ साथ जलमल निस्तारण की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारा हेल्थ सही रहना है, ठीक प्रकार से हेल्दी रहें सभी व्यक्ति, सभी नागरिक, तो इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक मतलब ज़रूरी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिसमें से एक स्वच्छ पेयजल यानी साफ़ सुथरा पानी रहे, गुणवत्तापूर्ण पानी रहे, और जो जलमल है, जो गंदे हैं, सीवरेज वाला पानी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट है उसका निस्तारण जो है उसकी सुविधा ठीक प्रकार से हो। तो 2 चीज़ें हैं, एक स्वच्छ पेयजल, एक वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा होना चाहिए। अगर इन 2 बातों के साथ आरोग्य संबंधी अच्छे तौर तरीके भी अपनाए जाएं, तो बीमारियों के प्रकोप और मृत्यु दर को कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं हेल्थ के लिए, एक आरोग्य के तौर तरीके हों, स्वच्छ पेयजल हो और वेस्ट मैनेजमेंट हो। तो इससे क्या क्या हो सकता है, बीमारियों के प्रकोप को कम किया जा सकता है और मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि संचारी रोगों में से 21%, 21% पानी से ही फैलते हैं। जो संचारी रोग होते हैं यानी कि संक्रामक रोग जिसको हो सकते हैं, जैसे कोविड-19, ये संक्रामक रोग हैं। कुछ जैसे गैर संक्रामक रोग होते हैं, मान लीजिए कि हार्ट अटैक वाला जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ये गैर संक्रामक रोग है। तो विश्व बैंक का अनुमान है कि जो संक्रामक रोग है, संचारी रोग, उसमें से 21% पानी से ही फैलते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण डायरिया यानी पेचिश की बीमारी है। इतना ही नहीं, नवजात शिशुओं में होने वाली न्यूमोनिया, सेप्सिस और इसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का प्रमुख कारण प्रदूषित जल से होने वाले रोग हैं। गर्म देशों में होने वाली पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों का सीधा संबंध भी गंदे पानी और स्वच्छता तथा आरोग्य की कमी से है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली संस्थाओं में पर्याप्त पानी और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की कमी भी माताओं और उनके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में अत्यंत बाधक है, क्योंकि इससे संक्रामक रोगों का फैलाव बढ़ता है। इसी तरह शिक्षा संस्थाओं में माहवारी के दौरान, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें माहवारी के दौरान आरोग्य संबंधी प्रबंधन की पर्याप्त सुविधाओं का न होना न सिर्फ बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या है, बल्कि इससे विद्यालयों में उनकी उपस्थिति और शैक्षिक उपलब्धियों पर भी बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्वच्छता के दायरे का विस्तार किया जाए।
पिछले कुछ सालों में भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में ज़ोरदार कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के दायरे का विस्तार हुआ है और ये अक्टूबर 2014 में 39% के स्तर से बढ़कर अक्टूबर 2019 में 100% हो गया है। तो एक फैक्ट कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चलाया गया था 2014 से 2019 के बीच में, ये पहला फेज़ था और 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक का ये दूसरा फेज़ भी चल रहा है। तो पहले फेज़ में जब शुरुआत हुआ था 2014 में, तो उस समय 39% जो है वो स्वच्छता का दायरा था। लेकिन 2019 में करीब 6 लाख गांव से ज़्यादा गांव अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिए हैं, जिससे स्वच्छता का दायरा 100% तक हो गया है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में ये बात कही गई है कि ODF प्लस को प्राप्त किया जाएगा, जिसमें यदि टूटे फूटे कोई टॉयलेट हैं तो उसको रेट्रोफिट किया जाए, मरम्मत किया जाए। एक गड्ढे वाला यदि लैट्रिन है तो उसको 2 गड्ढे वाला बना दिया जाए, और जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका थोड़ा सा काम तेज़ किया जाए। इसके अलावा गंगा जल में जो बहुत सारे सीवरेज वाले पानी जाते थे, तो करीब 80 बड़े सीवरेज को है जो है बंद किया गया है और नमामि गंगे के माध्यम से गंगा को भी स्वच्छ किए जाने का जो काम है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, एक सर्वेक्षण है वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017-18 और 2018-19, 2017 के अखिल भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण सर्वेक्षण और 2015 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार मिशन के तहत बनाए गए 90% शौचालयों का उपयोग ग्रामीण परिवारों के लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस पे सर्वे किया है और बताया है कि जितने भी शौचालय बने हैं, करीब करीब 10.25 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने हैं अक्टूबर 2019 तक, तो उसमें से 90% ऑफ शौचालय का प्रयोग जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इससे ग्रामीण भारत के निवासियों की स्वच्छता संबंधी आदतों में बदलाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा देश में सार्वजनिक शौचालयों की हालत में भी स्पष्ट अंतर नजर आने लगा है। शौचालयों तक पहुंच बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की सहायता ली गई है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली, भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में परीक्षण के तौर पर शुरू की गई एक परियोजना के तहत देश भर में 2300 शहरों में 57,000 सार्वजनिक शौचालयों को गूगल मैप पर चिन्हित कर दिया गया है। ठोस कचरे के प्रबंधन में भी शानदार प्रगति हुई है। 55% ठोस कचरे का निपटान किया जा रहा है और 96% शहरी वार्डों में घर घर जाकर कूड़े का संग्रह किया जाने लगा है। असल में ग्रामीण स्वच्छता के दायरे को बढ़ाने का अंदाज़ा लगाने के लिए इतना बताना काफ़ी होगा कि आकांक्षी ज़िले भी स्वच्छता का दायरा बढ़ाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम में पीछे नहीं हैं। इससे समूचे राष्ट्र पर स्वच्छता अभियान के ज़बरदस्त प्रभाव का साफ पता चलता है। उदाहरण के लिए मार्च 2019 की डेल्टा रैंकिंग में भूपालपल्ली जिला आकांक्षी जिले में पहले स्थान पर था। यह वहां के जिला कलेक्टर द्वारा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नलों के जरिए पानी की सुविधा वाले शौचालयों का निर्माण करने वाले इसी तरह के अन्य कदमों से संभव हो पाया है। इसी प्रकार शुरू में विजयनगरम की गिनती देश के सबसे पिछड़े ज़िलों में होती थी। फरवरी 2017 तक इस जिले के किसी भी ब्लॉक में शौचालयों की सुविधा 50% से अधिक क्षेत्र नहीं थी। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई सबसे महत्वपूर्ण पहल 100 घंटे का कार्यक्रम नाम का वह प्रसिद्ध अभियान था, जिसने स्वच्छता को जन आंदोलन में बना दिया और बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल 100 घंटों में 10,000 शौचालयों का निर्माण कर 71 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त कर दिया गया, ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्त्री निधि के जरिए शौचालयों के निर्माण के लिए समय पर ऋण सहायता प्रदान की गई।
प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे विजयनगरम जिले में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का दायरा 2014 में 11.42% से बढ़कर 2018 में 73.37% हो गया। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। शौचालय की सुविधा की पहुंच में जोरदार वृद्धि के साथ साथ लोगों को उनके नियमित उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने से उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर दिखाई देने लगा है। यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार भारत में खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हुए गांव के प्रत्येक परिवार को चिकित्सा खर्च और बीमारी की वजह से काम पर न जा पाने से होने वाले नुकसान के रूप में 50,000 रुपये की सालाना बचत हो रही है और लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में भी मदद मिली है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह भी बात रेखांकित की गई है कि खुले में शौच से मुक्त घोषित गांवों में बच्चों में डायरिया के मामलों में अन्य गांवों की तुलना में 46% की कमी आई है। यह क्रांतिकारी बदलाव कई उपायों का सामूहिक प्रतिफल है। इनमें से पहला है इस बदलाव को लाने के लिए प्रदर्शित जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से स्वयं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वच्छ भारत का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात नाम के अपने मासिक कार्यक्रम और अन्य सार्वजनिक भाषणों में स्वच्छ भारत मिशन का हमेशा जिक्र किया है, जिसमें जनता को भारत में स्वच्छता आंदोलन में भागीदार बनने को हमेशा प्रेरित किया गया है। मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जिस तरह अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, उससे अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी प्रेरणा मिली है और वे स्वच्छता के संदेश को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में फैलाने को आगे आए हैं। तो पहला पॉलिटिकल विल, इसमें बहुत बड़ा रीज़न है जो इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यवहार परिवर्तन पर बहुत जोर दिया गया है। इस अभियान के तहत शुरू से ही कार्य निष्पादन और परिणामों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनकी वजह से यह उन अन्य कार्यक्रमों से एकदम अलग बन गया है जिनमें मुख्य रूप से शौचालयों के निर्माण पर जोर दिया जाता रहा है। पहले के कार्यक्रमों में गलती से यह मान लिया जाता था कि अगर शौचालय बन गया तो उसका उपयोग भी होता ही होगा, और इसी धारणा के अनुसार पिछले कार्यक्रम में हुए शौचालय निर्माण के आधार पर ही अभियान की सफलता भी मान ली जाती थी। स्वच्छ भारत मिशन भारत का पहला स्वच्छता कार्यक्रम है जिसमें आपूर्ति की बजाय मांग से प्रेरित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसीलिए इसमें खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हुए गांवों और ज़िलों के रूप में सफलता का आकलन किया जाता है, न कि केवल निर्मित शौचालयों की संख्या के आधार पर। तो दूसरा जो कारण है ओपन डेफिकेशन फ्री या स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, वो है कि व्यवहार में परिवर्तन किया गया है। और तीसरा, स्वच्छ भारत मिशन का पूरा ध्यान आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विस्तृत इस्तेमाल करते हुए अभियान की विकेंद्रित निगरानी पर केंद्रित रहा है। खुले में शौच से मुक्त घोषित गांवों की पुष्टि घोषणा के 3 महीने के भीतर ब्लॉक और ज़िले के अधिकारी करते हैं। सत्यापन के दौरान कोई कमी पाए जाने पर ब्लॉक अधिकारियों को सूचित किया जाता है और उनसे समयबद्ध तरीके से कमियां दूर करने को कहा जाता है, जिसके बाद सत्यापन का एक और दौर आयोजित किया जाता है। राज्य, जिले, ग्राम पंचायतें और गांव मिशन के निर्माण, प्रोत्साहन राशि के भुगतान, खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा, सत्यापन और प्रत्येक गांव में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले ग्रामीणों से संबंधित सूचनाएं रियल टाइम में दी जाती हैं। मिशन के तहत निर्मित प्रत्येक शौचालय की अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समूची प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। स्वच्छ भारत मिशन का डैशबोर्ड लगातार हो रही प्रगति का प्रतीक बन गया है और इसकी घड़ी टिक टिक करके मिशन में ज़मीनी स्तर पर
तेज रफ्तार से निरंतर हो रही वास्तविक प्रगति को रियल टाइम में प्रदर्शित करती हैं। हाल में सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत की जा रही तमाम डिजिटल पहल को समन्वित करने के प्रयास में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। किस लिए? स्वच्छ भारत अभियान के तहत की जा रही तमाम डिजिटल पहल को समन्वित करने के प्रयास में किसका शुभारंभ किया गया? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रणाली पोर्टल, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। इससे राज्य और शहर आसानी से सूचनाएं प्राप्त कर सकें। 2015 में सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की थी, जो देश के शहरों और कस्बों में साफ सफाई, आरोग्य और स्वच्छता की स्थिति दर्शाने वाले वार्षिक सर्वेक्षण हैं। बीते वर्षों में इस सर्वेक्षण का मुख्य जोर स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में शहरों के कार्य निष्पादन के आकलन के रूप में बदल गया है और इसके साथ ही ठोस कचरे के प्रबंधन, संपूर्ण जलमल प्रबंधन तथा सेप्टेज प्रबंधन, इसके अलावा अवजल का शोधन कर उसको फिर से इस्तेमाल करने में लाने पर जोर दिया जा रहा है। हेनरिएटा एच. फोर यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक की स्वच्छ भारत आंदोलन पुस्तक से उद्धृत एक बात है कि हम लोगों पर अपनी बात थोपकर विकास से जुड़े दीर्घकालिक जीत हासिल नहीं कर सकते। समुदायों द्वारा इसे खुद से सहजता के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ते हुए और इसे लोगों के रोज़मर्रा के ज़िंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बनाए जाने पर ही इस दिशा में सफलता संभव है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अलावा स्रोत पर ही कचरे की छँटाई, वैज्ञानिक तरीके से कूड़े कचरे की प्रोसेसिंग, सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना और कचरा फेंकने के स्थानों में सुधार के कार्य को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। इसके लिए कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जैसी अभिनव प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, भारत को 2022 तक एक बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने को प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार सड़क निर्माण में रद्दी प्लास्टिक के फिर से उपयोग के बारे में सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनियों की एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रही है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2022 तक है। इससे क्या किया जा सकता है? सड़क निर्माण में रद्दी प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है। और सरकारी पहल के साथ ही नागरिकों ने भी कचरा कैफ़े खोलने जैसे कुछ नए मॉडल विकसित किए हैं, जिनमें कोई भी कूड़ा कचरा जमा कराकर उसके बदले में भोजन प्राप्त कर सकता है, जिसको बोलते हैं कचरा कैफ़े। तो स्वच्छ जल तक पहुंच में सुधार किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। आंकड़े ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो देश में पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। इस दिशा में एक छलांग लगाते हुए नीति आयोग ने एक संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक तैयार किया है, जो जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के आकलन और इसमें सुधार के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। यह एक तथ्य है कि पानी राज्यों का विषय है और इसका अनुकूलतम उपयोग तथा प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह सूचकांक राज्यों को पानी का कुशल और अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ साथ गंदे पानी को साफ कर उसे फिर से उपयोग में लाने को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। हालांकि जल आपूर्ति राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार कार्यक्रमों और परियोजनाओं में निष्पादन के बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, प्रोत्साहन आधारित प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मानदंड और दिशा निर्देश बनाने तथा वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2017 में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन किया ताकि यह अधिक परिणाम मूलक बन सके और इसमें सेवाओं के काम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ राज्यों को योजना के अंतर्गत आवंटित राशि के उपयोग में अधिक लचीलापन बरतने की छूट दी जा सके। पुनर्गठित कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि का 2% जापानी मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा फरवरी 2017 में शुरू किए गए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत उप मिशन के रूप में शामिल कर लिया गया ताकि पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की विषाक्तता से ग्रस्त 28,000 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो सके। ऐसी व्यवस्था की गई जिसके अंतर्गत यह ज़रूरी हो गया कि राज्यों को बकाया धनराशि तभी जारी की जाएगी जब किसी तीसरे पक्ष से जल आपूर्ति ढांचे के सुचारू रूप से काम करने की पुष्टि हो जाएगी। केवल ढांचा खड़ा कर देने की बजाय उसके काम करने की स्थिति का आकलन करने के इस नए तरीके से अच्छे नतीजे आने की शुरुआत हुई। इससे यह सुनिश्चित किया जा सका कि केवल पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन ही नहीं बिछानी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वे लगातार सुचारू रूप से कार्य भी करें। पानी से संबंधित मामलों को देखने वाले 2 मंत्रालयों को समन्वित करने के लिए सरकार ने नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, पानी से संबंधित जो मंत्रालय पहले 2 मंत्रालय हुआ करते थे उसको जल शक्ति मंत्रालय में गठित कर दिया गया। 2019 में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के उच्चीकृत संस्करण हर घर नल से जल की शुरुआत की। तो हर घर नल से जल की शुरुआत कब की? 2019 में। इसके पहले कौन सा कार्यक्रम चल रहा था? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो हर घर नल से जल की शुरुआत की, जो जल जीवन मिशन के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक देश के तमाम ग्रामीण परिवारों को नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। तो ध्यान रहे, हर घर नल से जल की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेना है? तो 2024 तक प्राप्त कर लेना है। इसमें यह है कि ग्रामीण परिवारों को नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, इसकी बात की गई है। इसके अंतर्गत राज्यों और ज़िलों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। इसमें जिन इलाकों में नलों से पानी की सप्लाई के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है, वहां बोरवेल और ट्यूबवेल लगाना और ड्राई सेंसर से युक्त पंप लगाना तथा भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए ढांचा खड़ा करना जैसे अनिवार्य घटकों की व्यवस्था की गई है। देश भर में पाइपलाइनों के जरिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा जल जीवन मिशन के तहत वर्षा जल के संचय, भूमिगत जलाशयों को फिर से भरने और अवजल को साफ कर फिर से काम में लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को पानी के लिहाज से सुरक्षित बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए जल शक्ति मिशन के लिए करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की थी। अब ये समझ लें कि स्वच्छता और जल से संबंधित आगे की राह क्या हो सकती है, क्या इसके कुछ उपाय हो सकते हैं। हालांकि व्यवहार को कम समय में ही बदलना संभव है। प्रमाणों से पता चलता है कि चिरस्थायी बदलाव लाने के लिए व्यवहार परिवर्तन अभियानों को नियमित रूप से संचालित करना आवश्यक है। परिवारों द्वारा पुरानी आदतों को फिर से अपना लेने से रोकने के लिए स्वच्छ भारत मिशन दिशा निर्देशों में ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले स्वच्छाग्रहियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है, ताकि वे गांव के खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने के बाद घर घर जाकर स्वच्छता संदेश पहुंचाने, नियमित पुष्टि करने और खुले में शौच की अधिकता वाले स्थानों में तड़के पहुंचकर निगरानी का काम पूरा कर सकें। बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और अन्य फ़ायदों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
उदाहरण के लिए एक शिक्षक या विद्यार्थी जो स्कूलों में साफ सफाई का झंडा बुलंद करता है या जो स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी पहचान की जानी चाहिए और उसे उचित पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बच्चों की व्यक्तिगत आदतें बचपन में रूप ग्रहण करना शुरू कर देती हैं और वे अपने समुदाय में परिवर्तन के संवाहक की भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य और आरोग्य के संदेशों को स्कूली पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। खुले में शौच का दर्जा प्राप्त जिन पंचायतों और शहरों के फिर से पुरानी हालत में वापस लौटने की आशंका है, उनके लिए लक्षित व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान खास तौर पर तैयार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इन अभियानों में न सिर्फ शौचालयों के नियमित इस्तेमाल और रखरखाव पर जोर दिया जाना चाहिए, बल्कि परिवारों को अपशिष्ट पदार्थों को सूखे और गीले और जोखिम वाले कूड़े के रूप में स्रोत पर ही अलग अलग करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसको सेपरेशन बोलते हैं, पृथक्करण। इसके अलावा निवासी कल्याण एसोसिएशनों के जरिए रसोई घर और घर के अन्य कूड़े कचरे को स्थानीय स्तर पर ही निस्तारित करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पानी के प्रदूषण और उसकी स्वच्छता के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रबंधन के कार्य में पंचायतों और स्थानीय समुदायों को शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है। गुजरात में जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन ने परियोजनाओं के नियोजन यानी प्लानिंग और रखरखाव के कार्य में समुदायों को शामिल करने के एक अभिनव मॉडल पर अमल शुरू किया है। यह परियोजना 6,787 गाँवों के 76% ग्रामीण परिवारों को नल वाले पानी के कनेक्शन के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराती है। इसमें ग्रामीण समुदाय परियोजना की प्रारंभिक लागत का 10% अंशदान करती हैं और संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती हैं। इसमें उपयोग करने वालों से एकत्रित किए गए धन का उपयोग किया जाता है। राज्य में पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर टीमें भी गठित की गई हैं। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच के साथ साथ आरोग्य संबंधी बुनियादी तौर तरीकों जैसे बार बार हाथों को साबुन के साथ धोने व्यापक रूप से अपनाए जाने की आवश्यकता है। बाल मृत्यु दर को कम करने में हाथों की सफाई की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए एक अनुमान के अनुसार साबुन से हाथ साफ करने से दस्त लगने के मामलों में 40% और सांस की बीमारियों में 20% की कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं में माहवारी संबंधी स्वच्छता संबंधी प्रबंधन के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके लिए घर परिवार के साथ साथ स्कूलों एवं कार्यालयों जैसे संस्थागत माहौल पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी बहुत ज़रूरी है कि हम स्वच्छता के क्षेत्र में सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य, पारिस्थितिकी की दृष्टि से मजबूत और किफ़ायती टेक्नोलॉजी संबंधी नए नए विकल्पों की खोज और विकास करते रहें, जो स्थानीय माहौल और संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप हों। भारत के विभिन्न भागों या अन्य देशों में परीक्षण के दौरान सफल रही टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक अनुकूलन के साथ बढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उच्च दक्षता वाले ऐसे शौचालयों पर जोर दिया जाना चाहिए जिनमें परंपरागत शौचालय में एक बार के इस्तेमाल में 10-15 लीटर पानी की बजाय 4-6 लीटर पानी में ही काम चल जाए। साथ ही इन विकल्पों में भारत के व्यापक विविधताओं वाले ग्रामीण और शहरी माहौल में समतुल्य स्तर की सेवाएं प्रदान करने की क्षमता होना भी आवश्यक है। जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक तथा सुरक्षित तरीके से प्रबंधन की प्रणालियों का भी विकास किया जाना चाहिए। अब जबकि व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों तक पहुंच की दृष्टि से स्वच्छता के दायरे में शानदार बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में जलमल तथा सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले कचरे और घरों व संगठनों के परिसरों में रसोई घर तथा शौचालय से निकलने वाले गंदे पानी को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करने और उसके परिवहन तथा निस्तारण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा
सभी तरह के अवजल को नदी, नालों या समुद्रों आदि में छोड़ने से पहले उपचारित किया जाना चाहिए। अंतिम और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें अपने बचाव के लिए पहने जाने वाले प्रोटेक्टिव गियर और मशीन चालित उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रगति की गुणवत्ता, रफ्तार और स्केल से इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी झलक ज़मीनी सच्चाई के रूप में देखी जा सकती है। स्वच्छ भारत मिशन ने एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह ही जल जीवन मिशन को भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी से जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। जाहिर है कि सरकार को इसमें बड़ी भूमिका निभानी है और साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को भी इसमें हाथ बटाना है। यह भी सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों का विस्तार होता रहे ताकि स्वच्छ और स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके। तो इस वाले वीडियो में कुल मिलाकर के इतना ही। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी जनरल स्टडीज़ या सामान्य अध्ययन बोल लें, निबंध हो गया, इससे रिलेटेड जो अच्छे आर्टिकल्स हो सकते हैं उसका एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जा सके। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।